Hello everyone, welcome back to this video lecture series of the subject Information Communication Technology. प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें वी हैव स्टडीड अबाउट ARP and RARP, that is Address Resolution Protocol and Reverse Address Resolution Protocol. So we have studied about ARP, RARP, and then also we have compared the ARP and RARP. Also we have studied about address mapping. There are two types of address. वन इज़ लॉजिकल, अनदर इज़ फिज़िकल. फिर हमने उसमें पढ़ा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक फॉर मैपिंग लॉजिकल टू फिज़िकल एंड वाइस वर्सा, एंड दैट टू टेक्निक्स आर स्टैटिक मैपिंग एंड डायनामिक मैपिंग. ओके, तो उसमें हमने सबसे पहले लॉजिकल टू फिज़िकल एड्रेस, फिज़िकल टू लॉजिकल एड्रेस मैपिंग पढ़ा था, ARP RARP पढ़ा था. तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोग ने ये पहला वीडियो नहीं देखा है वो ये दूसरा वीडियो मत देखें. ओके, पहला वीडियो आपको पूरा तरीके से देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा. ओके, तो जिसका पहला वीडियो अभी भी पूरा देखना बाकी है वो पहले वो रेफ़र करे, फिर यहाँ वीडियो ये जो सेकंड वीडियो है उसको रेफ़र करे. तो पहले वीडियो में ARP और RARP तक हमारा हुआ था. नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा है BOOTP, दैट इज़ बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल. अब ये बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्यों आया? ओके, तो इसको हम प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में लास्ट हमारा था RARP में क्या था, तो मैं आपको वापस यहाँ पे दिखाता हूँ कि RARP में एक लिमिटेशन थी, और लिमिटेशन वो थी कि ये जो यहाँ पे लेट मी हाईलाइट दैट, ये जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे RARP सर्वर, हम क्या यूज़ कर रहे थे RARP सर्वर. तो ये रहा हमारा RARP सर्वर. तो अगर आपके नेटवर्क में 4 सबनेट है तो हर एक सबनेट के लिए आपको एक सेपरेट RARP सर्वर आपको चाहिए. तो यहाँ पे वी कैन से इट इज़ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर एक सबनेट के लिए सेपरेटली एक सर्वर आपको, यानी कि एक PC को ऐसे ही डेडिकेट करना पड़ेगा जस्ट फॉर RARP सर्वर. तो ये हमारी किसकी लिमिटेशन थी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारी लिमिटेशन थी RARP प्रोटोकॉल की. RARP में हर एक सबनेट के लिए हमें सेपरेट RARP सर्वर यूज़ करें, यानी कि अगर आपका एक क्लाइंट है एक सबनेट में और आपका RARP सर्वर है दूसरे सबनेट में, तो दोनों के बीच में आप कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते हैं. तो ये उसकी RARP की लिमिटेशन थी. अब उसके लिए कुछ उसका रिप्लेसमेंट आया था, और वो रिप्लेसमेंट है BOOTP, दैट इज़ बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल. ओके, बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है आपको. जस्ट अ मिनट, ये रहा. सो फर्स्ट लाइन में ही मेंशन किया है, उसका फुल फॉर्म है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल. ओके, सो इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल दैट कन्फिगर एज अ डिस्कलेस कंप्यूटर. तो डिस्कलेस कंप्यूटर के बारे में कल मैंने बताया था. डिस्कलेस कंप्यूटर मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ PC विच डजेंट हैव CPU एंड ऑडियो वीडियो ड्राइवर एंड दैट काइंड ऑफ बॉक्स, मदरबोर्ड जैसा उसमें ऐसा नहीं होता है. उसमें क्या होता है कि इट लोड द इट्स OS फ्रॉम द मेन सर्वर, यानी कि सारे रिसोर्सेज उसको कहाँ से अवेलेबल मिलेंगे, मेन सर्वर से उसको अवेलेबल मिलेंगे. तो दैट PC इज़ नोन एज अ डिस्कलेस कंप्यूटर. सो डिस्कलेस कंप्यूटर है आपका. ओके, तो डिस्कलेस कंप्यूटर है, उसको उसका फिजिकल एड्रेस तो पता होगा. वापस से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि RARP में क्या था कि आपको फिजिकल एड्रेस पता था, और फिजिकल एड्रेस की हेल्प के थ्रू आप क्या करते थे, उसमें लॉजिकल एड्रेस आप सर्च करते थे. तो सेम वे यहाँ पे डिस्कलेस कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो पहली बार ऑन हुआ है, उसके पास अपना फिजिकल एड्रेस है. अब उसको रिक्वायरमेंट क्या है, उसको सब IP रिलेटेड सेटिंग्स चाहिए. उसको क्या चाहिए, IP रिलेटेड सेटिंग्स चाहिए. तो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्या करेगा, जब आपका PC पहली बार बूट होगा तब ये प्रोटोकॉल वर्क करेगा, और ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, जो बूटस्ट्रैप सर्वर है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक बूटस्ट्रैप क्लाइंट है, ये रहा, ये आपका बूटस्ट्रैप क्लाइंट है. अब ये क्लाइंट डिस्कलेस कंप्यूटर है, ऐसा अज्यूम कर लो. ये क्लाइंट क्या है आपका, डिस्कलेस कंप्यूटर. ये वाला जो क्लाइंट है वो डिस्कलेस कंप्यूटर है. अब इसके पास उसका फिजिकल एड्रेस है, उसको क्या चाहिए, उसको लॉजिकल यानी IP रिलेटेड सारे सेटिंग्स चाहिए. कौन से है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं. उसको IP एड्रेस, नेट मास्क, एड्रेस ऑफ द डिफ़ॉल्ट राउटर एंड
द एड्रेस ऑफ नेम सर्वर, तो ये सारी चीज़ उसको यहाँ पे चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ उसको कौन देगा, तो ये बूटस्ट्रैप सर्वर देगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि बूट पी क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी बूट पी सर्वर के पास, बूट पी सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। किस फॉर्म में रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसको ये सारे सेटिंग्स जो यहाँ पे मेंशन किए हैं वो उसको दे देगा। इन शॉर्ट उसको उसका लॉजिकल एड्रेस मिल जाएगा। तो आपका जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है, बूटस्ट्रैप जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है। और बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का मेन एडवांटेज है ये है कि आरएआरपी में क्या था कि हर एक सबनेट के अंदर आपको क्या चाहिए था, एक सेपरेट ऐसा हर एक सबनेट के अंदर आपको सेपरेट सर्वर बनाना पड़ेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल में क्या होगा कि हर एक सबनेट के लिए अलग बूटपी सर्वर नहीं चाहिए। आपके पास अगर एक ही बूटपी सर्वर है तो वो भी चल जाएगा। ओके, क्योंकि बूटपी सर्वर में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताई, वो सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सबनेट से पास होते हुए, यानी डिफरेंट ब्रिजेस राउटर से पास होते हुए आपके क्लाइंट के पास आ जाती है। सो ये है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। ओके, तो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का मेन एडवांटेज यही है जो मैंने अभी बताया कि देयर इज़ नो नीड ऑफ सर्वर। जस्ट अ मिनट, ये रहा। तो देयर इज़ नो नीड टू असाइन सर्वर फॉर ईच नेटवर्क। ओके, तो ये मेन बूटस्ट्रैप का एडवांटेज है। ओके, क्लियर। तो बूटस्ट्रैप बूट पी यानी बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। ओके, आरएआरपी का रिप्लेसमेंट, आरएआरपी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही पुरानी थी, तो बूटस्ट्रैप ने उसे रिप्लेस कर दिया था। ओके, नेक्स्ट, अब बूटस्ट्रैप में जैसे मैंने बताया कि एक सबनेट में से दूसरे सबनेट में भी रिक्वेस्ट यानी कि जा सकती है, लेकिन उसकी थोड़ी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगी। जैसे कि ये बूट पी क्लाइंट है, यहाँ पे मैं अभी हाईलाइट करता हूँ। तो ये जो आपका बूट पी क्लाइंट है, ओके, उसको क्या चाहिए, डैट इज़ अ डिस्कलेस कंप्यूटर। उसके पास उसका फिजिकल यानी मैक एड्रेस है, उसको क्या चाहिए, लॉजिकल एड्रेस चाहिए। तो वो अपनी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट। अब मान लेते हैं कि ये अलग सबनेट में है और ये जो सर्वर जो है वो भी अलग सबनेट में है, तो इन बिटवीन या तो स्विच या तो राउटर या ऐसी कोई डिवाइस इन बिटवीन आएगी। अब राउटर की क्या लिमिटेशन है कि वो राउटर जो होगा वो ये जो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है वो आगे पास नहीं हो, वो उसकी लिमिटेशन है कि राउटर में से ये जो उसने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज ये राउटर में से आगे नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेगा, इन बिटवीन एक पीसी जो होगा उसे एज अ रिले एजेंट यूज़ करेगा। अब ये पीसी क्या करेगा, ये बूट पी क्लाइंट को हेल्प करेगा। कैसी हेल्प करेगा, तो बूट पी क्लाइंट ने जो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, ये जो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट उसने, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये जो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट उसने भेजी थी, तो वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को वो यूनिकास्ट में कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट पास नहीं कर सकता है। तो वो यूनिकास्ट रिक्वेस्ट आगे जाएगी, आगे जाके यहाँ पे बूट पी सर्वर के पास जाएगी। बूट पी सर्वर क्या रिस्पॉन्ड करेगा, जो हमने आगे ऑलरेडी देखा था, वो आईपी रिलेटेड सारे सेटिंग्स वो यहाँ से रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न होते होते फाइनली बूट पी क्लाइंट के पास यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, तो बूट पी प्रोटोकॉल जो है उसका आरएआरपी प्रोटोकॉल के ऊपर यही एडवांटेज है कि हमें हर एक सबनेट के लिए सेपरेट आरएआरपी सर्वर जो उसमें चाहिए थे हर एक सबनेट के लिए सेपरेट, वैसा बूट पी सर्वर हर एक सबनेट के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, DHCP and its full form is Dynamic Host Configuration Protocol, and that is again upgrade of BootP। ओके, BootP से आगे और एक नई चीज़ यहाँ पे सोची गई है, that is DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol। तो यहाँ पे देखते हैं कि DHCP क्या हेल्प कर रहा है आपको। तो जैसे कि बताया गया है कि DHCP इज़ अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये इसका मेन एडवांटेज है। ओके, वो आगे हमने जो देखे थे वो नेटवर्क लेयर पे वर्क करते थे या तो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते थे। अब ये जो DHCP प्रोटोकॉल है दैट इज़ वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर। ओके, अब एप्लीकेशन लेयर पे ये वर्क कर रहा है, ये क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, सो DHCP प्रोटोकॉल इज़ प्रोवाइडिंग यू सबनेट मास्क, राउटर एड्रेस, DNS एड्रेस एंड वेंडर क्लास आइडेंटिफायर। सो DHCP प्रोटोकॉल आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अब ये सारी चीज़ क्या है वो ऑलरेडी आगे हमने चैप्टर में स्टडी कर लिया है, तो उसको डीप में नहीं देखते हैं। अब बूट पी प्रोटोकॉल की लिमिटेशन क्या है,
तो बूट पी प्रोटोकॉल की लिमिटेशन ये है कि अ होस्ट मूव फ्रॉम वन फिजिकल, जैसे कि ये पॉइंट में बताया गया है यहाँ पे कि आपका अगर होस्ट मूव फ्रॉम वन फिजिकल नेटवर्क टू अनदर, यानी आपका पीसी एक नेटवर्क में से अदर नेटवर्क में जाएगा तो सारे टेबल्स आपको मैन्युअली अपग्रेड करने पड़ेंगे, यानी ऑलरेडी जो टेबल बने हुए थे उसको वापस से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ेगा, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी टिपिकल हो जाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है। जैसे हम हमारी कॉलेज का ही एग्जांपल लेते तो कई बार ऐसा करना पड़ता है कि हमें पीसी शफल करने पड़ते हैं, हमें लैब चेंज करनी पड़ती है, पीसी को कहीं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको बूट पी प्रोटोकॉल काम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी हार्डवेयर मूव करते हो तो आपको सारे टेबल्स वापस से अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो ये बूट पी की एक लिमिटेशन थी। लेकिन उसके बाद ये जो DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोटोकॉल आ गया, उसमें ये सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पे ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखो। सो वी नीड DHCP फॉर अबव सिचुएशन। द DHCP हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड स्टैटिक एंड डायनामिक एड्रेस अलोकेशन। अब ये जो DHCP है वो स्टैटिक भी IP अलोकेट करेगा और डायनामिक IP भी आपको अलोकेट कर सकेगा। वो सारी चीज़ डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आएगी कि ये स्टैटिक एलोकेशन क्या कब होगा, डायनामिक एलोकेशन कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले स्टैटिक एड्रेस अलोकेशन। पहले क्या है, स्टैटिक एड्रेस अलोकेशन। तो आप बोलोगे सर DHCP है, उसका नाम ही है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का नाम क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, अब उसमें ही वर्ड डायनामिक है तो सर वो स्टैटिक कैसे करेगा? तो एक्चुअली में DHCP क्या है, बूट पी के ऊपर एक अपग्रेड वर्जन आया है, एक अपग्रेडेड प्रोटोकॉल आया है। अब पहले से ऑलरेडी बूट पी चल रहा था तो उसे बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए, यानी जिस क्लाइंट और सर्वर में ऑलरेडी बूट पी यूज़ हो रहा था उसको उसके साथ मैच करने के लिए DHCP में यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में एक फैसिलिटी दी गई है स्टैटिक एलोकेशन की। क्यों? स्टैटिक एलोकेशन की वजह से जो पीसी ऑलरेडी बूट पी यूज़ कर रहा था उसके साथ वो कंपेटिबल हो जाएगा, यानी वो मैच हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो बूट पी के साथ कंपेटिबिलिटी के लिए यहाँ पे स्टैटिक एलोकेशन का एक फीचर दिया गया है। स्टैटिक एलोकेशन में क्या हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट में ऑलरेडी लिखा ही है। ओके, इट इज़ बैकवर्ड कंपेटिबल विथ बूट पी। ओके, बैकवर्ड कंपेटिबल विथ बूट पी। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक एड्रेस अलोकेशन, तो स्टैटिक एड्रेस अलोकेशन में क्या होगा कि IP एड्रेस इज दिस IP एड्रेस इज एलोकेटेड परमानेंटली, यानी कि कोई एक पीसी डिस्कलेस कंप्यूटर आज आपने ऑन किया, नेटवर्क में ऑन हो गया। ओके, तो वो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस था, उसको IP एड्रेस चाहिए, तो वो IP एड्रेस ये DHCP क्या करेगा, एक IP एड्रेस उसको परमानेंटली असाइन कर ही देगा। तो ऐसे एलोकेशन को हम बोलेंगे स्टैटिक एड्रेस एलोकेशन। अब उसके आगे है डायनामिक एड्रेस एलोकेशन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहली लाइन सबसे पहले पढ़ो, यहाँ पे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिया है, पहला पॉइंट देखो। तो DHCP हैज़ अ सेकंड डेटाबेस मेक्स DHCP डायनामिक। तो DHCP में दो फैसिलिटी थी। पहली फैसिलिटी थी स्टैटिक एड्रेस एलोकेशन की फैसिलिटी क्यों दी गई थी, क्योंकि बूट पी प्रोटोकॉल के साथ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए हमें ये फैसिलिटी स्टैटिक एड्रेस एलोकेशन की फैसिलिटी दी गई थी। लेकिन उसका मेन काम क्या है कि डायनामिकली एड्रेस अलोकेट करना। तो वो क्या करेगा, उसके पास एक डेटाबेस तो ऑलरेडी है, किसका, स्टैटिक एड्रेस अलोकेशन का, तो उसका एक टेबल उसके पास होगा ही। ओके, अब वो एक दूसरा और टेबल बनाएगा डायनामिक एड्रेस एलोकेशन के लिए। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखो, व्हेन अ DHCP क्लाइंट रिक्वेस्ट अ टेम्पररी IP एड्रेस। ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो IP मिलेगा टेम्पररी, आपको जैसे स्टैटिक में क्या हुआ था, एक IP आपको परमानेंटली दे दिया, वही IP आपका फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन DHCP में क्या होगा
तो यानी कि डायनामिक एड्रेस एलोकेशन में क्या होगा कि आपका जो आईपी एड्रेस होगा टेम्पररी, अभी थोड़े टाइम के लिए आपको दिया है, उसकी लीज यानी कि उसकी जो लीज टाइम जो है वो एक्सपायर होगा, तो वो आईपी दूसरे को चला जा सकता है। ओके, आपको कोई दूसरा असाइन करेगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आईपी एड्रेस असाइन नहीं होगा। वो सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डीएचसीपी सर्वर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये दूसरा पॉइंट पढ़ो कि व्हेन अ डीएचसीपी क्लाइंट रिक्वेस्ट अ टेम्पररी आईपी एड्रेस, डीएचसीपी सर्वर goes to the pool of available unused IP एड्रेस। अब DHCP सर्वर के पास क्या होगा कि बहुत सारे अनअवेलेबल IP एड्रेस होंगे, तो वो क्या करेगा, किसी ने IP एड्रेस की रिक्वेस्ट की है तो वो चेक करेगा कि उसके पास जो अवेलेबल है, कितने अवेलेबल है, उसमें से एक IP एड्रेस लेगा और टेम्पररीली उसे असाइन कर देगा। ओके, तो इस तरीके से DHCP में असाइन होता है, लेकिन उसके भी कुछ स्टेप्स है। तो DHCP क्या करेगा, तो उसके पास दो डेटाबेस है, मैंने ऑलरेडी बताया, दो टेबल है, वन स्टैटिक एड्रेस का टेबल है और दूसरा डायनामिक एड्रेस का टेबल है। तो सबसे पहले DHCP क्या करेगा, अपने स्टैटिक टेबल में चेक करेगा कि ये जो आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट आई है उसकी एंट्री स्टैटिक टेबल में है। तो अगर स्टैटिक टेबल में उसकी एंट्री होती है तो उसको आईपी एड्रेस मिले जाएगा स्टैटिक टेबल में से। अगर स्टैटिक टेबल में उसकी एंट्री नहीं है तो वो जाएगा डायनामिक टेबल के डेटाबेस में जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा कि कौन सा आईपी एड्रेस अवेलेबल है, वो आईपी एड्रेस वो जिसने रिक्वेस्ट की है उसे असाइन कर देगा, और वही डिसाइड करेगा कि कितने टाइम के लिए असाइन करना है। ये पॉइंट देखो यहाँ पे। So DHCP server issue temporary IP address with a lease or loan for a specific time. ओके, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए वो असाइन करेगा। सो व्हेन अ लीज एक्सपायर, यानी वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा, तो क्लाइंट मस्ट आइदर स्टॉप यूजिंग आईपी एड्रेस और रिन्यू द लीज। यानी कि DHCP सर्वर ने आपको जो आईपी एड्रेस असाइन किया था उसका टाइम एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो जाएगा, यानी आईपी एड्रेस वो वापस से ले लेगा, आपके पास से आईपी एड्रेस चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको यानी क्लाइंट को क्या करना है कि या तो वो लीज को रिन्यू करे या तो वापस से दूसरा टेम्पररी आईपी एड्रेस अलोकेट हो। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो द सर्वर, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द सर्वर कैन अग्री और डिसअग्री विद द रिन्यूअल। अब मान लेते हैं कि मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट की DHCP सर्वर को कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, मुझे एक आईपी एड्रेस मिल गया। ओके, चलो मिल गया, उसका टाइम एक्सपायर हो गया, मैंने बोला कि यानी कि मेरे क्लाइंट यानी कि मेरे पीसी ने बोला कि रिन्यू करो। अब ये डिपेंड करेगा DHCP के ऊपर, वो आपको या तो रिन्यू करेगा भी या तो वो रिन्यू नहीं भी करेगा। ओके, वो टोटली डिपेंड DHCP सर्वर के ऊपर होगा। ओके, सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखो, सो स्टैटिक एड्रेस आर क्रिएटेड मैन्युअली एंड डायनामिक एड्रेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। स्टैटिक एड्रेस की मैन्युअल एक डेटाबेस क्रिएट होता है और वो मैन्युअल एंट्री होती है, और डायनामिक एलोकेशन जो होता है उसकी जो वो जो क्रिएट होता है वो सारा ऑटोमेटिकली DHCP सर्वर ही क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में वही एग्जांपल दिया है कि मान लेते हैं कि ये वाला जो पीसी है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये वाला जो पीसी है, ये वाला, ओके, तो इसका यहाँ पे ये देखो फिजिकल एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये जो है ओके उसका फिजिकल एड्रेस है। वो अब रिक्वेस्ट करेगा DHCP रिक्वेस्ट कि उसे क्या चाहिए, लॉजिकल यानी आईपी एड्रेस चाहिए। वो रिक्वेस्ट उसकी ब्रॉडकास्ट होगी, ब्रॉडकास्ट होके कहाँ पे जाएगी, DHCP सर्वर के पास। DHCP सर्वर यहाँ पे अब देखो मैं सारे स्टेप्स आपको एक साथ बताऊँगा। चलो वापस से स्टार्ट करते हैं, अनडू ऑल। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये क्लाइंट है, उसको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। अब उसको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेगा, रिक्वेस्ट में अपना फिजिकल एड्रेस सेंड करेगा। वो रिक्वेस्ट वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ओके, पूरे लाइन में ब्रॉडकास्ट करेगा। तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सबके पास, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड कौन करेगा, सिर्फ DHCP सर्वर। तो यहाँ से ये जो ब्रॉडकास्ट की गई जो रिक्वेस्ट है वो जा रही है DHCP सर्वर में। ओके, तो ये रिक्वेस्ट जो आपकी थी, आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो कहाँ तक आ गई, DHCP सर्वर तक तो आ गई। अब DHCP सर्वर क्या करेगा, तो DHCP सर्वर मैंने आगे स्टेप्स ऑलरेडी बताए। DHCP सर्वर के पास दो डेटाबेस होते हैं, वन इज स्टैटिक एड्रेस का डेटाबेस एंड सेकंड इज डायनामिक एड्रेस डेटाबेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फाइंड्स ऑल द एंट्री इन द स्टैटिक डेटाबेस। इफ योर एंट्री इज मैच इन द स्टैटिक डेटाबेस, then
इट विल रिस्पॉन्ड यू विद द आईपी एड्रेस फ्रॉम दैट स्टैटिक डेटाबेस एंट्री, यानी आपको स्टैटिक आईपी असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एंट्री स्टैटिक डेटाबेस में नहीं है तो वो जाएगा अपने डायनामिक डेटाबेस में। डायनामिक डेटाबेस में क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि उसके पास आईपी एड्रेस अवेलेबल है, तो अब उसके पास जितने भी फ्री यानी कि अवेलेबल आईपी एड्रेस जो है उसमें से एक आईपी एड्रेस आपको असाइन कर देगा, ये रहा। तो यहाँ पे उसने रिस्पॉन्ड किया आईपी एड्रेस के थ्रू। तो आपने आईपी एड्रेस यानी आईपी एड्रेस के साथ उसके आईपी रिलेटेड सारे सेटिंग आते हैं, सबनेट मास्क, एड्रेस मास्क, वो सारी चीज़ आपको आती है। तो वो आईपी एड्रेस आपको असाइन करेगा और वही डिसाइड करेगा कि कितने टाइम कितने लीज के लिए आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। तो आपको आईपी एड्रेस असाइन हो गया, आप यूज़ करने लगे इंटरनेट यानी नेटवर्क आप यूज़ करने लगे। फिर क्या हुआ कि आपका टाइम एक्सपायर हो गया, यानी आपको जितने टाइम के लिए आईपी एड्रेस असाइन हुआ था वो टाइम ख़त्म हो गया। तो आपका पीसी वापस से क्या करेगा, उसको रिन्यू के लिए बोलेगा। और ये रिन्यू डीएचसीपी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका टाइम रिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो डीएचसीपी जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे ये लेक्चर में तो हमने दो प्रोटोकॉल स्टडी किए। कौन से दो प्रोटोकॉल? फर्स्ट इज बूट पी। बूट पी क्या है? RARP के ऊपर एक अपग्रेड है। और बूट पी के ऊपर अपग्रेडेड और चीज़ क्या है? DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो RARP का अपग्रेड वर्जन क्या है? बूट पी, और बूट पी का अपग्रेडेड है DHCP। तो आज के लेक्चर में हमने दो प्रोटोकॉल स्टडी किए। वन इज बूट पी प्रोटोकॉल एंड अनदर इज DHCP प्रोटोकॉल। उसमें भी दो तरीके का असाइनमेंट होता है, स्टैटिक एड्रेस एलोकेशन एंड डायनामिक एड्रेस एलोकेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नेटवर्क रिलेटेड कमांड्स। अब इसके प्रैक्टिकल ऑलरेडी हमने, जब हमारी कॉलेज स्टार्ट थी यानी कि जब हमारी कॉलेज शुरू थी उस टाइम पे ऑलरेडी इसके प्रैक्टिकल हमने कर लिए थे। हमने पिंग कमांड किए थे, ट्रेशर्ट कमांड किए थे, हमने ARP कमांड किए थे। तो सारे कमांड, नेटवर्क रिलेटेड कमांड हमने कमांड विंडो में रन किए थे। उसका रिस्पॉन्स जो आया था वो भी हमने देखा था। बस तो वो ये जो कमांड है वो ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ प्रैक्टिकल में आता है, वही सेम कमांड आपको थियरी में भी क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आता है। तो वही थोड़ा ब्रीफ में हमने ऑलरेडी डिटेल में लैब में वो स्टडी किया ही है, क्योंकि लैब में आपको पता है कि हमने पहले उसका पूरा डिटेल में आपको मैंने स्टडी करवाया था कि ये कमांड से ये होता है, ये कमांड से ये होता है। लेकिन थोड़ा थियोरेटिकली भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। और हाँ, सारे वीडियो लेक्चर आपको सीक्वेंस में ही देखने हैं। आप पहला लेक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद ही दूसरा लेक्चर देखो, और दूसरा लेक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद ही तीसरा लेक्चर देखो, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में सब कुछ आएगा। ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। गुड बाय।